हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। देखो, अभी तक अपने चैनल पर केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप हर लेक्चर को रेगुलर देखते रहें ताकि आगे से आगे जो टॉपिक हैं वो आपके क्लियर होते जाएंगे। बीच बीच में जैसे ही अपने टॉपिक क्लियर होते हैं हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस रखते हैं। और देखो, अभी अपने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए। पहले के 2 लेक्चरों की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पहले से। फिर जो नेक्स्ट अगला लेक्चर अपने पढ़ा है, ठीक है, उसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आज हम करने वाले हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखते रहना बेटा। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं और आपके सामने अभी 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलो, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ लेते हैं कि द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टैब्लिश्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड ए बीम ऑफ। इसका मीन क्या है कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, जो कि न्यूक्लियर मॉडल, नाभिकीय मॉडल को क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है, उसको स्थापित कर रहा है, ठीक है। उसमें हम यूज करते हैं बीम ऑफ, मतलब किसकी बीम यूज करते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है ये बड़े ध्यान से देखिए। ऑप्शन फर्स्ट है बीटा पार्टिकल्स। तो पहली बात तो यही रोंग हो गया। ये रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हम अल्फा पार्टिकल यूज करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो बीटा पार्टिकल आते ही गलत हो गया, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये विच कोलाइड ऑन ए मेटल फॉइल एंड गॉट एब्जॉर्ब्ड। पहली बात तो वहां एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, आगे बात समझ, वहां स्कैटरिंग होती थी, कुछ याद है? तो ये फर्स्ट गलत हो गया, रॉन्ग। दूसरा यहां से गलत हो गया, गामा रेज यूज ही नहीं होती, ठीक है। थर्ड देखो, हीलियम एटम। देखो बेटा, हीलियम एटम यूज नहीं होता, वहां अल्फा पार्टिकल यूज होते हैं। और अल्फा पार्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है पहले रदरफोर्ड मॉडल में कि वो बाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस होता है। मतलब हीलियम का न्यूक्लियस जिस पर कितने चार्ज हैं, 2+, तो वो एटम की फॉर्म में नहीं होता, वो न्यूक्लियाई की फॉर्म में होता है। तो ये सी स्टेटमेंट यहां से वैसे रॉन्ग हो गया, क्लियर है। तो हीलियम न्यूक्लियाई विच कोलाइड ऑन ए मेटल फॉइल एंड गेट स्कैटर्ड, बिल्कुल सही बात है। हीलियम जो न्यूक्लियाई है, बड़े ध्यान से देखो बेटा, जो हीलियम न्यूक्लियाई आपको दिख रहा है, इसी हीलियम न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो यहां से अपना जो आंसर है वो कौन सा जाने वाला है, डी आंसर करेक्ट जाने वाला है। बात क्लियर हो गई? चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखो। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू ए थिन मेटल फॉइल, most of them go straight through the foil because। इस क्वेश्चन का मीन मैं आपको समझा देता हूं। इसका मीन क्या कह रहा है कि जब हम अल्फा पार्टिकल को भेजते हैं एक थिन फॉइल से, तो मोस्ट ऑफ देम, तो उनमें से अधिकांश स्ट्रेट चले जाते हैं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स आर मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात तो हम यहां अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। और चलो ये बात भी मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन से हेवियर होता है, बात सही है। पर यहां से फॉइल से सीधे जाने का इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगला, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखो, बात तो ये भी सही है कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। बट ध्यान से देखो, हमने रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया था तो उसमें एक बात हमने क्लियर की थी, क्या, कि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या हो रहे थे, स्कैटर्ड हो रहे थे। जब ये न्यूक्लियस के पास से जा रहे थे ये तो स्कैटर हो रहे थे। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से तो स्कैटरिंग हो गई, और स्कैटरिंग ये कह रहा है कि स्ट्रेट जानी चाहिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी वजह से तो स्कैटरिंग होता है, डिफ्लेक्शन आता है अल्फा पार्टिकल्स में। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी देखो, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। तो याद करो, हमने रिजल्ट जो देखा था
उस रिजल्ट में हमने यही देखा था कि जो उसको ऑब्जर्वेशन मिले थे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिला था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे चले जाते हैं। इससे रिजल्ट क्या आया था? इससे रिजल्ट आया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम क्या होता है? एम्प्टी। मोस्ट पार्ट क्या होता है? एम्प्टी। अब खाली होगा, सामने कोई नहीं होगा, तो वो स्ट्रेट ही तो जाएगा, डिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट जा रहे हैं। इसका आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है सी, बिकॉज क्योंकि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है। और अगर खाली है तो अल्फा पार्टिकल सीधा जाएगा, उसके पाथ में किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन, किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं आएगा। और बैरियर नहीं आएगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, या पॉजिटिव नहीं आएगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी। तो देखो, अल्फा पार्टिकल्स हैं, हाई वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहे हैं, बट वो न्यूक्लियस के क्लोज आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन लगने की वजह से उनमें क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहां से अपना जो आंसर जाने वाला है क्वेश्चन 2 का, वो जाने वाला है सी। समझ में आ गया बच्चों? चलो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़े ध्यान से देखो। द एटम ऑफ वेरियस आइसोटोप्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द नंबर ऑफ। अब देखो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन का मीन समझो। ये कह रहा है कि वेरियस जो एटम्स हैं, ठीक है, द एटम्स ऑफ वेरियस आइसोटोप्स, मतलब अलग अलग आइसोटोप के जो एटम्स हैं, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, एक किसी एलिमेंट के, यानी कोई एक एलिमेंट है जिसके कई सारे आइसोटोप्स हैं और उनके एटम्स हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग, इन द नंबर ऑफ, मतलब किसके नंबरों में, ठीक है। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल ओनली। इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल का मतलब है, आउटर शेल मतलब बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइसोटोप जो होते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशन याद करो आप, पहले जरा याद करो। प्रोटॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या जिनका एटॉमिक जो नंबर होता है जेड, वो क्या होता है? इक्वल होता है। और अगर प्रोटॉन इक्वल हैं, जेड इक्वल है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अगर न्यूट्रल है तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, वो सेम होने वाले हैं अगर आइसोटॉप्स हैं। तो ये डिफरेंट की बात कर रहा है, तो इससे तो डिफर होंगे नहीं। क्लियर है? अगला देखो, प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। हाँ, तो हम कह सकते हैं जो आइसोटोप होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। या सही है कि नहीं है? अरे बोलो, सही है कि नहीं है? तो बेटा बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखो वापस से एक बार कि प्रोटॉन्स जो हैं न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन्स तो सिमिलर होते हैं, जेड की वैल्यू तो क्या होती है आइसोटोप की? सेम। तो इसका मतलब डिफरेंट ये भी नहीं होगा। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल ओनली। तो इलेक्ट्रॉन्स तो, प्रोटॉन्स तो क्या होने हैं? सेम होने। न्यूट्रॉन्स इन दी न्यूक्लियस, तो हां बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होने वाले हैं? डिफरेंट होने वाले हैं। क्योंकि अपने को ये तो पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक नंबर सेम है, इट मीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो क्या होने वाला है? सेम। बट न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होंगे, इसीलिए जो इनका मास नंबर है वो अलग होगा। तो सिंपल सा था ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आइसोटोप्स में क्या होते हैं? इक्वल। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोबार्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इन पेयर में, इन जोड़ों में से कौन सा है जो आइसोबार को क्या कर रहा है?
रिप्रेजेंट कर रहा है। याद करो आइसोबार क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर क्या हो, सिमिलर हो। मास नंबर सेम, एटॉमिक जो नंबर है वो डिफरेंट। तो इन दोनों का देखते हैं। देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। जबकि एटॉमिक नंबर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, और मास नंबर क्या होने चाहिए, सेम। एटॉमिक नंबर सेम होना आइसोटोप, तो ये तो आइसोटोप है, ठीक है। आइसोबार पूछा आपने को, तो ये आइसोबार नहीं है, मास नंबर डिफरेंट है। क्लियर। बी, बी पे चेक करते हैं अपन, एमजी। देखो यहां भी एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, और एटॉमिक नंबर सेम मतलब आइसोटोप। मास नंबर डिफरेंट है मतलब आइसोबार तो नहीं है, क्योंकि आइसोबार में मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनमें चेक करो, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो मास नंबर सेम होना यही क्या होते हैं, आइसोबार। तो यहां पर आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। डी भी देख लेते हैं, मास नंबर डिफरेंट हो गया, वैसे ही गलत हो गया। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनमें मास नंबर क्या हो, सिमिलर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि आइसोटोप्स एन एलिमेंट हैव, यानी कि किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं वो इनमें से क्या रखते हैं, ये देखना है, ठीक है। पहला फर्स्ट ऑप्शन, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होने वाली है, डिफरेंट। बट आप याद करो आइसोटोप का मीन क्या होता है, आइसोटोप का मीन होता है एटॉमिक नंबर सेम होना। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जेड क्या होना, सेम। यस कि नो। अगर जेड सेम है तो श्योर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने हैं, सेम। आप खुद ध्यान से देखो बेटा, जेड सेम हो गया मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, जेड, जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होने वाले हैं, सेम। और एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो केमिकली जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो तो केमिकली तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें हैं एक आइसोटोप में उतने ही सेकंड आइसोटोप में होंगे, तो जो केमिकली है वो तो सिमिलर होने वाला है और फिजिकली डिफर होने वाला है। बिकॉज ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जेड ही क्या होता है बेटा, सेम होता है। बट हम बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर जो है ए, मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये क्या होता है, डिफर। यस कि नो। और अगर मास नंबर डिफर है तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी मास हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। तो मास इसका डिफर हो गया तो फिजिकल प्रॉपर्टी है मास, तो वो क्या हो गई, डिफर हो गई। यस कि नो। और भी कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, तो वो क्या होने वाली है, डिफर। बट ध्यान से देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, सेम। तो पहली बात तो ये है कि जेड और ई ये सेम हो गए, मतलब जेड जितने हैं प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी उतने करेंगे, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। यहां देखो सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर हो सकती हैं, जैसे मास है डिफर हो गया। चलो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तीसरा देखो सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल यही आंसर आने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हो सकती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, डिफर हो सकती हैं। तो आंसर कौन सा आने वाला है बेटा इसका, सी। और साथ में हम डी भी चेक कर लेते हैं। डी क्या है, सिमिलर फिजिकल एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या होंगी, डिफरेंट। सिमिलर कौन होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर बात क्लियर हो गई। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर 2 एटम्स, अपने पास 2 एटम्स हैं, एक है A Z1M1 एंड सेकेंड है B Z2M2। इट इज गिवन, इनके लिए क्या दिया गया है कि M1 माइनस Z1 इक्वल्स टू M2 माइनस Z2, ये दिया गया है। एंड
M1 इक्वल नहीं है किसके, M2 के, और Z1 इक्वल टू नहीं है किसके, Z2 के, मतलब बराबर नहीं। तब देन A एंड B विल बी, मतलब तब A और B क्या होंगे, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये एटम्स दे रखे हैं, इनके लिए वो चीजें दे रखी है, आपको ये बताना है कि A और B क्या होंगे। तो बड़े ध्यान से देखो, यहां पर मैंने आपको किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन बताया था। रिप्रेजेंटेशन क्या था, एक्स जेड ए। देखो इसे हम बोलते हैं बेटा मास नंबर, क्या बोलते हैं, मास नंबर। और ये होता है, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। मास नंबर जो होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बेटा ध्यान से देखो, ठीक है, मास नंबर जो ए है वो प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब आप इनको चेक करो, बड़े ध्यान से देखना। M1 देखो, x के ऊपर जो है वो मास नंबर है, मास नंबर कितना है, M1, और जो यहां है नीचे वो है एटॉमिक नंबर Z1। क्लियर है, तो बताओ मास नंबर क्या दे रखा है, M1, और एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है, Z1। और हमें यह भी पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, Z के। तो इट मीन मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो M1 है, मास नंबर है A, वो P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन किसके इक्वल है, Z के। तो M1 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, Z1, ठीक है, प्लस N। और यहां से ध्यान से देखो बेटा, N इक्वल्स टू क्या हो गया, M1 माइनस Z1, M1 माइनस Z1, ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन। तो आप देख रहे होंगे आपके पास यहाँ M1 माइनस Z1 गिवन है, और M1 माइनस Z1 एक्चुअल में क्या है, न्यूट्रॉन। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि A के अंदर M1 माइनस Z1 मतलब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो, और B के अंदर M2 माइनस Z2 मतलब B के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, इक्वल है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, इक्वल है। बट ध्यान से देखो, Z1 और Z2 मतलब इनके एटॉमिक नंबर डिफर है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए तो सीधी सी बात है आइसोटोप तो नहीं होंगे, क्योंकि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम। चलो ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब आइसोटोप तो गलत हो गया। अब देखो मास नंबर M1 और M2 भी क्या है, डिफरेंट है। और मास नंबर अगर सेम होते तो ये होते आइसोबार्स, क्या होते, आइसोबार्स। बट मास नंबर डिफरेंट आ गए, मतलब आइसोबार भी नहीं है, मतलब आइसोटोप और आइसोबार तो रॉन्ग हो गए। याद करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो उन्हें हम आइसोटॉन्स बोलते हैं या आइसोन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो यहां पर आंसर क्या आने वाला है बेटा, बी। तो ये आपस में क्या है, आइसोटॉन्स है। क्लियर है, चलो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स कोरेस्पॉन्डिंग टू द चेंज एक्स ए बी टू YCD विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये कह रहा है कि आपके पास एक चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज हो रहा है कि XAB है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, YCD में। तो आप ये बताओ इस चेंज के दौरान निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो क्या कितने होंगे, उनकी संख्या क्या होगी। क्लियर है, चलो तो बड़ा बड़े ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है इसको, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको यहां एक्सप्लेन करता हूं, क्या करता हूं, एक्सप्लेन। आप इसको बड़े ध्यान से देखना। देखो हम बात कर लेते हैं अल्फा पार्टिकल, हम बात कर लेते हैं किसकी, अल्फा पार्टिकल की। आप सब जानते हो बेटा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He+2, हीलियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं He+2 की बात करूं तो हीलियम न्यूक्लियस ही तो है, बस चार्ज कितना है, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हुए, डोनेट किए हुए। बट अगर हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। क्लियर है, अब आप चेक करो जरा, बड़े ध्यान से देखना कि अगर एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो तो मास नंबर में तो कितने का चेंज आएगा, 4 का, और एटॉमिक नंबर में कितने का चेंज आएगा, 2 का। क्लियर है कि नहीं है, अरे हाँ कि ना। चल अब मैं इसका, ये तो क्लियर हो गया यहां तक। अब मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूं। वो एग्जांपल क्या है उसको बड़े ध्यान से देखना,
क्लियर है? अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, कि मेरे पास कौन था, कार्बन 12, कार्बन 612, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कन्वर्ट हो गया हीलियम 2 4 में। यस कि नो? क्लियर है? ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हीलियम 2 4 में। तो अब मेरे को एक बात बताओ, मास नंबर कितना था, 12 है, कितना हुआ 4, कितने का चेंज आया, 8 का, 8 का चेंज आया। अगर मैं बात करूं कि एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता तो बताओ कितने का चेंज आता, 4 का। तो 8 का चेंज कब आएगा, जब कितने अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाएंगे, 2। तो मैं ये कैसे फाइंड कर सकता हूं, मैं ऐसे फाइंड कर सकता हूं क्या, बड़े ध्यान से देखना, इधर इधर ध्यान से देखना, कि अगर मैं 12 में से किसको लेस कर दूं, 4 को, 12 कौन है इधर, ध्यान से देखो बी, और इसमें से डी 4 को लेस कर दूं, तो बी माइनस डी कितने हो गए, 8, और उसके अंदर मैं 4 का डिवाइड कर दूं, किसका डिवाइड कर दूं, 4, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, 4, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने हैं, तो बताओ मास में चेंज कितना आया, 8 का, 8 में डिवाइड बाई 4 किया तो नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है कितने आ गए, 2। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि बी में से आपको डी को क्या करना है, लेस करना है, और उसमें कितने का डिवाइड करना है, 4 का, तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, अल्फा पार्टिकल्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए। एग्जाम्पल को ढंग से समझो कि ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है मास नंबर में कितने का चेंज आया है, 8 का। एक अल्फा पार्टिकल जाता तो मास नंबर में चेंज आता 4 का, तो 8 का चेंज कब आ सकता है, जो जब 2 अल्फा पार्टिकल क्या हो, इमिट हो। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें से ये बी में से डी को लेस करेंगे और फिर कितने का डिवाइड कर देंगे, 4 का, तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 2 अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर है? चलो, तो यहां तक अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, 8 नंबर अभी तक का। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मेटेलिक आयन M+2 है is 2 at 14 and its ionic weight is 56 mu, then the number of neutrons in nucleus will be। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास एक मेटेलिक आयन कौन सा है, M+2, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो क्या गिवन है, क्या दिया है, 2 at 14 गिवन है, ठीक है। और उस आयोनिक जो आपके पास आयन है उसका वेट, आयोनिक वेट कितना दे रखा है, 56 AMU दे रखा है, एटॉमिक मास यूनिट में। तो आपको उस न्यूक्लियस में किसका नंबर बताना है, न्यूट्रॉन्स का नंबर बताना है, तो उसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होने वाला है, चलो हम चेक कर लेते हैं। बड़े ध्यान से देखना, M+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, M+2 का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, पहले 2 है, फिर 8 है, और फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ध्यान से देखो बेटा, M+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो, यस कि नो? M+2 को अगर मैं मेटल में कन्वर्ट करना चाहूं, तो ध्यान से देखो, M+2 का मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन पहले से क्या है, लूज किए गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से लूज किए हैं, तब जाकर के M+2 बना। अगर मेरे को M की बात करनी होती, मेटल की, तो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाते, तो 14 की जगह कितने हो जाते, 16। तो बताओ ये न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया, तो बताओ ये न्यूट्रल हो गया, यस कि नो? तो बताओ न्यूट्रल जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा क्या? अब जरा चेक करें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 और 2 10, 10 और 16 26। अरे यस कि नो? बात समझ में आ गई? तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 26। और न्यूट्रल एटम की बात करें तो जो एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड का, वो कहता है कि न्यूट्रल जो एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं, सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले हैं, सेम। तो अगर मैं इस मेटल के अंदर बात करूं, बताओ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 26, और न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 26 ही हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, न्यूट्रॉन। और आप जरा देखो इसका एटॉम आयोनिक वेट, वेट का मतलब है मास दे रखा है, तो हम सब जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। न्यूट्रॉन अभी चेक किया है, यहां जरा ध्यान से देखो, मास में से आप क्या कर दो, लेस एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं, प्रोटॉन के इक्वल। नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वही क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो आप क्या कर दो, मास में से माइनस कर दो किसको,
Z को, और Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बताओ यहां से आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, मास कितना है भाई 56, मास कितना है 56, इसमें से लेस कर देंगे कितना 26, 56 में से 26 हम लेस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 30। तो आंसर अपना आ जाएगा क्या बेटा 30 आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो बेटा, जल्दी से आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो और इनको एक बार रिवाइज कर लो ढंग से, वीडियो को बार बार देख करके, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एड तक हमने देख लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ एन एटम हैज एटॉमिक मास 27 AMU देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विल बी। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि एक एटम है जिसका एटॉमिक मास कितना है 27 AMU है। तो आप बताओ उस एटम के न्यूक्लियस की जो रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या है, नाभिक की जो त्रिज्या है वो क्या होने वाली है, ठीक है। तो चलो हम यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं, रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल हमने डिस्कस किया है उसके अंदर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की जो रेडियस है और जो एटम का जो एटॉमिक मास है उसके अंदर एक रिलेशन बताया था, ठीक है। वो रिलेशन क्या है मैं लिख देता हूं कि आर न्यूक्लियस, ठीक है, इक्वल टू होगा क्या आर नोट इंटू ए टू दी पावर 1/3। अब आर नोट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आर नोट फिक्स है 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -13, ये तो सेंटीमीटर में है, और 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -15 ये मीटर में है। तो बेटा आर नोट की वैल्यू फिक्स है, दिख रहा है आपको सबको। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, इस फॉर्मूले में क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो। तो आर न्यूक्लियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, आर नोट कितना है 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -15 ये मीटर में, इंटू ए कितना है ए 27 की पावर 1/3। तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, क्योंकि आपने आर नोट की जो यूनिट है वो मीटर में लिए। तो बताओ यहां से आर न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, आर न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, तो आर न्यूक्लियस यहां से क्या आ जाएगा आप देख लो फटाफट से। तो आर न्यूक्लियस आ जाएगा, देखो 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -15 है, इंटू 27 का 1/3 स्क्वायर जो पावर लगाएंगे तो इसका क्यूब रूट है, क्या है भाई क्यूब रूट कितना आएगा 3, यस कि नो। तो फाइनल जो इसका आंसर है तो ये आ जाएगा कितना 4.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, देखो ये सेंटीमीटर में है, ये 9.2 है, तो ये रहा फर्स्ट आंसर इसका आने वाला है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि इफ एन एटम है 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स देन द चार्ज ऑन इट विल बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक एटम है वो कितने प्रोटॉन रखता है 18 न्यूट्रॉन रखता है और 18 ही इलेक्ट्रॉन रखता है। तो आप ये बताओ कि उस पर चार्ज कितना आने वाला है, ठीक है। चलो चेक करते हैं, आओ इसका हम क्या कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। यहां पर देखो, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखो, प्रोटॉन कितने हैं 17, और अगर मान लो कोई एटम है उसको हम ZA ऐसे डिनोट करते हैं और ये न्यूट्रल है, और हमने पढ़ लिया है बेटा कि न्यूट्रल एटम फॉर न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। बोलो हाँ कि ना। तो यहां पर प्रोटॉन कितने हैं उसके पास 17। इट मीन अगर वो न्यूट्रल होता तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे 17 होने चाहिए थे, यस कि नो। इट मीन मैं कह सकता हूं कि X के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बताओ 17, अगर वो न्यूट्रल होता तो, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। इसका मतलब इस X ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है एक्सेप्ट किया है, यस कि नो। तो बताओ इसके ऊपर चार्ज क्या आने वाला है X-1, बोलो यस कि नो। तो प्रोटॉन कितने थे इसमें 17, तो न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते 17, बट ध्यान से देखो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बता रखे आपको
18 बता रखे हैं, इट मीन 18 इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, इट मीन उस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। तो बताओ x माइनस बन जाएगा, और माइनस बन जाएगा इसका मतलब चार्ज कितना आएगा उस पर, -1 आएगा। मतलब आंसर कौन सा आएगा अपना, सी। चलो इसके बाद में लास्ट अपना 11 नंबर क्वेश्चन, ये देखो इधर, बाकी के क्वेश्चन आगे और डिस्कस कर लेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, if the radius of nucleus of an atom is 7 into 10 to the power minus 13 centimeter, the mass number of atom will be। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि एक एटम है या एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, उसकी रेडियस है, उसकी त्रिज्या है, वो कितनी दे रखी है, 7 into 10 की पावर -30 सेंटीमीटर दे रखी है। देन मास नंबर ऑफ एटम, तो पूछा गया है कि उस एटम का जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या जिसे हम कहते हैं मास नंबर है, वो क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलो आ जाओ, इसका एक्सप्लेनेशन हम इधर देख लेते हैं। एक बात बताओ, यहां पर न्यूक्लियस की रेडियस दे दी, आपको क्या फाइंड करवा रहा है, मास नंबर। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर हमने 9 में रदरफोर्ड मॉडल से न्यूक्लियस की रेडियस और एटॉमिक मास में रिलेशन देखा था, तो वही हम यहां भी अप्लाई करने वाले हैं। तो आर न्यूक्लियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर नोट इंटू ए टू दी पावर 1/3। यस कि नो। तो यहां से देखो बेटा, न्यूक्लियस जो है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 7 into 10 to the power -13। किसमें दे रखी है, किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो ये लो देखो सेंटीमीटर। आर की वैल्यू, आर नोट की वैल्यू 1.4 इंटू 10 to the power -13 सेंटीमीटर में पुट करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, इंटू ए का क्यूब रूट। ये हो गया। तो यहां से हमारे पास ए क्यूब रूट कितना आया, ये हमारे पास कितना आएगा बताओ, ए का क्यूब रूट अपने पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 into 10 to the power -13 डिवाइड बाई 1.4 into 10 to the power -13। देखो माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 7 डिवाइड बाई 1.4। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहां से आंसर आएगा कितना, 5। तो देखो ये तो ए का क्यूब रूट है, जबकि हमें ओनली ए चाहिए। तो अगर हमें ए चाहिए तो हमें क्या करना है, इस 5 का क्या करना है, क्यूब, और 5 का क्यूब करना है। ये भी समझा देता हूं मैं कैसे करना है। देखो अगर हमें क्या करना है, ए फाइंड करना है, तो हमें बोथ साइड में क्या कर देना है, क्यूब। जैसे ही हम बोथ साइड में क्यूब करेंगे, जैसे सपोज दैट ये 1/3 था, ठीक है, इसका मैं क्या कर दूं, क्यूब कर दूं। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ए बच गया है। तो ऐसे इधर 5 का भी क्या करना है, क्यूब करना है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, और क्या आ जाएगा, AMU। तो अपना आंसर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आंसर आ गया सी। तो देखो ये अपन ने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए बेटा, 11 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। एक काम करें आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलो बेटा फटाफट से। चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको भी आप देख लो, अच्छे क्वेश्चन है। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। क्या है कि एटम ए एंड बी हैव एटॉमिक मास रेस्पेक्टिवली 27 AMU एंड 125 AMU, देन द रेडियस रेशियो ऑफ दीज न्यूक्लियस विल बी। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि दो एटम है ए और बी, जो जिनके एटॉमिक मास क्या है क्रमशः 27 AMU है और एक का 125 AMU है। तो आपको इनके रेडियस रेशियो बताना है, इनके न्यूक्लियस का, मतलब इनके नाभिकों की जो त्रिज्या है उनका अनुपात रेशियो बताना है कि क्या होने वाला है। तो चलो हम बात कर लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन देखो, रदरफोर्ड मॉडल में हमने न्यूक्लियस की जो रेडियस थी उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, आर न्यूक्लियस। ठीक है, क्या भाई, आर न्यूक्लियस किसकी, ए की। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये इक्वल टू आर नॉट इंटू एटॉमिक मास, या यूं कह सकते हैं मास नंबर ऑफ ए और उसका क्यूब रूट या पावर 1/3, ये होता है। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर देंगे, सेकंड ऐसे आर न्यूक्लियस बी की जो न्यूक्लियस है वो, तो वो क्या हो जाएगा आर नॉट इंटू और बी का जो मास है। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं ए किसका, ए का, और यहां हम लिख सकते हैं ए किसका, बी का। मतलब बी जो एटम है उसका मास नंबर और इसका क्यूब रूट।
या पावर 1/3। हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो ध्यान से देखो, ये आ गया रेशियो न्यूक्लियस का, जो रेडियस है उसका रेशियो। आर नोट से आर नोट कैंसिल, कांस्टेंट है, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, आर न्यूक्लियस किसका, ए अपॉन आर न्यूक्लियस, आर न्यूक्लियस बी। ठीक है, ये इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो इसका मास नंबर, ठीक है, या एटॉमिक मास कितना रख दें हम, 27, और इसका पावर 1/3, और इसका कितना पुट कर दें, 125, और इसका पावर 1/3। तो यहां से जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा, देखो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3, और 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5, मतलब रेशियो आएगा 3:5। तो आंसर अपने पास कौन सा आ गया, सी। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 13, इसको आप चेक करें, देखो ये कह रहा है, इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट the number of alpha particles scattered at 60 degree is 16, then the number of scattered alpha particles at 90 degree will be। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग प्रयोग है, ठीक है, इसके अंदर 60 डिग्री एंगल पर स्कैटर होने वाले, विचलित होने वाले अल्फा पार्टिकल्स का नंबर कितना है, 16 है। तो आपको 90 डिग्री पर स्कैटर होने वाले, विचलित होने वाले जो अल्फा पार्टिकल है उनका नंबर, उनकी संख्या पूछी गई है। तो आप बड़े ध्यान से देखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखो इसका। हम रदरफोर्ड मॉडल के अंदर हमने देखा था कि नंबर ऑफ जो स्कैटर अल्फा पार्टिकल हैं वो एक फॉर्मूला होता है 1/sin⁴ θ/2, उस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। तो बताओ नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल ये हो गए, क्लियर है, ये कितने डिग्री पर हो गए, 60 डिग्री। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल कितने पर, 60 डिग्री पर। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बताओ, 1/sin⁴ θ/2, यस कि नो। और ऐसे ही अगर हम बात करें एन नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एट 90 डिग्री, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/sin⁴ θ/2। तो यहां पर सीधा सा मैं इसको एक रिलेशन बना सकता हूं, क्या रिलेशन बना सकता हूं, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो n60, ठीक है, n60 को n1 भी आप डिनोट कर सकते हो अपॉन n90, और n90 को आप क्या कर सकते हो, n2। तो यहां से क्या हो जाएगा, sin थीटा या sin⁴। देखो ये देखो, अगर हम इसको डिवाइड में करेंगे तो ध्यान से देखना, ये भी डिवाइड में हो जाएंगे, या डिवाइड में करेंगे तो ये न्यूमरेटर ऊपर और ये नीचे चला जाएगा, यस कि नो। तो हम इसका एक काम कर लेते हैं, एक जनरल रिलेशन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, रिलेशन ही बना लेते हैं। तो देखो n1 तो ये क्या हो जाएगा, θ1, ये n2 तो ये θ2। तो फाइनली n1/n2 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sin⁴ अपॉन sin⁴ ये आ जाएगा। बस इसके अंदर वैल्यूज पट को आंसर आ जाएगा। तो बताओ n1 कितने हैं आपके पास, 16, 60 डिग्री पर जो स्कैटर हो रहा है n1 16 अपॉन अपने को कितने फाइंड करने हैं, n2 जो 90 डिग्री पर स्कैटर हो। तो बताओ θ2 कितना है, 90, तो ये हो जाएगा sin⁴ 90/2, और यहां हो जाएगा sin⁴ कितना है, देखो n1 कितना है 60, तो 60/2। तो यहां से अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, sin⁴, देखो 90/2 कितना हो गया, 90/2 45, ठीक है, और यहां आ जाएगा sin⁴ 60/2 कितना आ गया, 30, ये आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना, sin⁴ की वैल्यू पुट करनी है। तो sin⁴ की वैल्यू कितनी होती है बताओ, बोलो 1/√2, और इसका पावर क्या कर देना है 4, और sin30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसका पावर भी कितना कर देना है 4। क्लियर है। तो देखो बच्चा, उसको अगर हम फाइनली सोल्व करेंगे, तो मैं यहां बता रहा हूं, यहां देख लो, तो उसको सोल्व करेंगे तो बताओ n1 कितने पे है, ये देखो 16 है अपॉन n2,
n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो तो 1/रूट जो 2 है उसकी पावर 4, तो वो तो जाएगा 1/2, सॉरी 1/4, 1/4 सोल्व करना उसको, √2 का पावर 4 तो 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो 1/16, अरे 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, तो ये हो जाएगा, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4, तो बताओ 16/n2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 4/1, तो बताओ यहां से n2 इक्वल्स टू कितना आ गया 16/4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी कि 90 डिग्री पर स्कैटर होने वाले नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो कितने आ जाएंगे बेटा, C 4 आ जाएंगे। तो ये अपन ने अभी तक जो लेक्चर डिस्कस किया था पीछे वाला एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है, तो उसमें थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल जो था वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे एटॉमिक मास, ठीक है, मास एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन्स, आइसोस्टीयर्स, ईटीसीज हमने डिस्कस कर लिए, तो इनके क्वेश्चन है वो हमने आज क्लियर कर लिए हैं। तो देखो बेटा, रेगुलर जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनको आप देखते जाएं, ताकि एक के बाद एक जो लेक्चर है वो समझ में आता जाए और क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो भी अपनी कंप्लीट होती जाए, ठीक है। और आपको अगर ये मैटर अच्छा लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हम ये सारी मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हम आप ही के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।